देश हित में आज की शुरुआत दो बड़ी खबरों के साथ। जी हां, ये आज की सबसे बड़ी खबरें हैं भारत और चीन तनाव पर। इन दोनों ही खबरों का असर क्या होगा, आज ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पहली बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना की शक्ति बढ़ाने वाली खबर। हिंदुस्तान के लिहाज से अच्छी खबर। रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 सुखोई और 21 मिग-29 लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती बताने वाली खबर। दूसरी खबर एलएसी पर चीन के घात से जुड़ी है। चीन एक तरफ भारत से तनाव करने को लेकर बातचीत करता है, तो दूसरी तरफ चीन ने गलवान में मिसाइल, तोप, रॉकेट फोर्स तैनात कर दी। यानी बॉर्डर पर चीन की धोखेबाजी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दुनिया को हिला देने वाली प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की बात यहां पर जरूरी, जिसने बढ़ा दी है चीन की टेंशन। की गर्जना सुननी होगी। ये है सुखोई 30 MKI, दो पावरफुल इंजन से लैस लड़ाकू विमान, जिसमें करीब 3000 किलोमीटर दूर तक दुश्मनों के ठिकानों को आसानी से नष्ट करने की असीम शक्ति है। और ये है मिग-29, दो इंजन वाले जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। हर घंटे 2000 किलोमीटर की रफ्तार वाले इस लड़ाकू विमान ने कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान पर विजय की बम वर्षा की थी। अब यही दोनों अतिरिक्त लड़ाकू विमान बहुत जल्द रूस से भारत को मिल सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने रूस से 12 सुखोई और 21 मिग-29 खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा देश में मौजूदा 59 मिग-29 को अपग्रेड करने पर भी फैसला लिया गया है। रूस से मिग और सुखोई की बिग डील 18,000 करोड़ की होगी। मिग-29 और सुखोई 30 अभी ही लद्दाख में ऑपरेट कर रहे हैं और चीन के दिल में खौफ भर रहे हैं। नए मिग-29 और सुखोई 30 आने के बाद इस ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। संदेश, शी जिनपिंग पर भारी है मोदी पुतिन की दोस्ती। दूसरा संदेश, चीन से तनाव के बीच रूस भारत के साथ खड़ा है। तीसरा संदेश, मोदी पुतिन की दोस्ती दुनिया हिला देने वाली है। चौथा संदेश, रूस से भारत सुखोई और मिग फाइटर जेट खरीदेगा तो चीन का सुख हरण होगा। और पांचवा संदेश, भारतीय वायुसेना की बढ़ती शक्ति के सामने चीन पाकिस्तान कोई गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दिल्ली से कृष्णमोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती दुनिया हिला देने वाली है। आपको इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 75वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक के लिए राष्ट्रपति चुने जाने पर विशेष बधाई दी है। जी हां, 2036 तक राष्ट्रपति चुने जाने के लिए पुतिन को विशेष बधाई दी है। जवाब में पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा और यह भी कहा कि भारत और रूस के बीच सामरिक संबंध और मजबूत होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात को दोहराया कि सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच विशेषाधिकार रणनीतिक साझेदारी को निभाने के लिए रूस प्रतिबद्ध यानी समर्पित है। आप ये भी समझ सकते हैं कि चीन से गतिरोध के बीच पुतिन का ये बयान कितना ज्यादा अहम है। दरअसल रूस में पिछले दिनों, जैसा कि हम आपको बार बार बता ही रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक इसी पद पर चुने जाने को लेकर वोटिंग हुई, जिसके नतीजे आ चुके हैं। ऐसा रूस के संविधान में संशोधन के बाद हुआ और बार बार आपको बता रहे हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक, जी हां, 2036 तक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की बातचीत ये बताने के लिए काफी कि शी जिनपिंग की तानाशाही में चीन अकेला पड़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि घर के बाहर तो चीन घिरा ही हुआ है, घर के भीतर भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुश्किल में है। आशंका ये जताई जा रही है कि अगर चीन ने गलवान में मारे गए अपने सैनिकों की असल संख्या बता दी तो शी जिनपिंग को सबसे बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है। गलवान
गलवान का सच बताएंगे तो अपनी कुर्सी गंवाएंगे शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के तख्ता पलट पर सबसे बड़ा दावा। क्या घर में भी घिर गए हैं शी जिनपिंग? भारत ने अपने शहीदों का किया सम्मान, फिर गलवान में मारे गए चीन के सैनिक क्यों हैं गुमनाम? ये सिर्फ सवाल नहीं है, दावा किया जा रहा है कि चीन में ये शी जिनपिंग के खिलाफ बढ़ते गुस्से की इस वक्त सबसे बड़ी वजह है। एक तो गलवान में भारत के शूरवीरों ने चीन को हड्डी तोड़ जवाब दिया। उस पर चीन अब तक अपने मारे सैनिकों की संख्या तक बताने से बच रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वजह से चीन में विरोध की आग भड़कने लगी है। बताया जा रहा है कि चीन की सेना के पूर्व सैनिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग से काफी नाराज हैं। दावा यह भी है कि इनके गुस्से की वजह से चीन में तख्ता पलट की आशंका है। 2024 तक चीन में बहुत बड़ा क्रांति होगी, जैसे टिएनअनमेन स्क्वायर में हुआ था 80s में। बहुत बड़ा क्रांति होगा और सबका लक्षण अभी लग रहा है कि शी जिनपिंग इज ए फेल लीडर इन द वर्ल्ड। किसी भी राष्ट्र के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है। 3-4 साल के अंदर चीन में क्रांति होगी, तिब्बत में क्रांति होगी और चीन चूर चूर हो जाएगा। और ये भी बार बार कहा गया कि गलवान तो इसीलिए किया गया पीएलए द्वारा क्योंकि जो डोमेस्टिक ऑडियंस थी शी जिनपिंग की वो उनसे खफा थी। तो हमने आपको दिखाई शी जिनपिंग के तख्ता पलट के दावों से जुड़ी ये खबर। अब देश हित में हमारी वो खबर जिसे देखकर आपको ये भरोसा होगा कि चीन एलएसी पर घात लगा रहा है। चीन की पीएलए दरअसल गलवान में बातचीत की बात कर रही है, पैंगोंग विवाद पर बातचीत की बात कर रही है, लेकिन असल में कर क्या रही है? देखिए, भारत के सैन्य अफसरों के साथ कोर कमांडर लेवल की बातचीत तो हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ चीन एलएसी पर मिसाइलें, तोप, रॉकेट की तैनाती कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को उतार रहा है। देश हित में ये जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको आज जरूर देखना चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि चीन कहीं से भी विश्वास के लायक नहीं है। गलवान में पिटा चीन भारत से बातचीत का दिखावा कर रहा है, लेकिन सच यह है कि चीन इस बातचीत के बहाने एलएसी पर घात कर रहा है। चीन पर आंखें खोलने वाला जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देखिए। यह है चीन की HQ-9 मिसाइल, जमीन से हवा में मार करती है, रेंज है 200 किलोमीटर। और यह है चीन की HQ-16 मिसाइल। इन दोनों मिसाइलों को चीन की सेना पीएलए ने गलवान में अपनी तरफ तैनात किया है। इन मिसाइलों के अलावा चीन की सेना पीएलए ने एलएसी पर एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपखाने भी तैनात किए हैं। इनके अलावा पीएलए रॉकेट फोर्स की भी तैनाती की जा चुकी है और चीन ने एलएसी पर भारत से 6 गुना अधिक सैनिक उतार दिए हैं। भारतीय सेना के ठिकानों पर रॉकेटों की बरसात कर उसे अचंभे में डाल देने के लिए चीन ने अपनी रॉकेट फोर्स को तैनात कर दिया है। वहीं अलग अलग रेंज की जमीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती चीनी सेना के उसके अपने एयरफोर्स पर कम भरोसे को बताती है, क्योंकि पहाड़ों की लड़ाई में चीन की सेना भारतीय सेना से बहुत कमजोर है और अगर पहाड़ों पर युद्ध हुआ तो हमारा एक ही वीर सैनिक चीन के 12 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। अब इस बड़ी खबर और बड़े खुलासे में आपके लिए समझने वाली बात क्या है वो जानिए। हमने आपको बुधवार को देश हित में जानकारी दी थी कि भारतीय क्षेत्र चुशुल में भारत और चीन के कोर कमांडरों की बैठक हुई और इस बैठक में दोनों देशों के सैन्य अफसरों ने विवादित जगह से पीछे हटने पर चर्चा की। इस पर सहमति भी बनी, लेकिन अब खबर आ रही है कि चीन ने एलएसी पर मिसाइल वाली साजिश रची है, तोपखाने तैनात किए हैं, यानी मुंह पर बात और एलएसी पर चीन का घात। शक पहले से ही था, इसीलिए भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया की कड़ी जांच की शर्त लगाई थी। चीन बातचीत की मेज पर सैनिकों को पीछे हटाने की बात करता रहा, वहीं एलएसी पर अपनी सैनिक ताकत में इजाफा करता रहा। चीन की हथियारों वाली चाल देखकर आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि चीन भारत को कितना भी भरोसा क्यों ना दिलाए, हमें अपनी रणनीति बनाते रहना चाहिए, अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करते रहना चाहिए, ताकि चीन लद्दाख से सिक्किम या फिर अरुणाचल तक कहीं भी कोई भी चालाकी दिखाए तो हम उसे कड़ी और बड़ी सजा दे पाएं। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और वैसे भी यही कहा जाता है, दुश्मन से एक कदम आगे की ही सोचनी चाहिए। वैसे चीन जिस तरह से अपने ही लोगों पर अत्याचार कर रहा है, दरअसल वो तो उसका तानाशाही चरित्र दिखाता है। देखिए, दशकों पहले एक लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने तानाशाहों के इस चरित्र पर व्यंग किया था। अपनी किताब एनिमल फार्म और 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने जो कुछ भी लिखा, चीन का चरित्र आज बहुत कुछ ऐसा ही है। दूरदर्शी लेखक जॉर्ज ऑरवेल को वर्ष 2000 में मिलेनियम साहित्यकार भी घोषित किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, जॉर्ज ऑरवेल का जन्म बिहार के मोतिहारी में हुआ। लेकिन समय के साथ साथ इतने दूरदर्शी लेखक को भुला दिया गया। 25 जून जॉर्ज ऑरवेल का जन्मदिन था। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये बात याद रही होगी। अंग्रेजी साहित्य में रुचि रखने वाले लोग जॉर्ज ऑरवेल के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का संबंध बिहार से है? आज आपको जी न्यूज जॉर्ज ऑरवेल के गांव में ले चलेगा। एक पुराना सा घर, दीवारों से उखड़ रही रंगाई पुताई, खाली खाली कमरे और कई जगहों से टूटती दीवारें। यहां इस मूर्ति और शिलापट पर लिखे कुछ शब्दों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके ऐतिहासिक होने की गवाही दे रहा। बिहार के मोतिहारी में यह जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली है। कई वर्षों तक लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं था। वर्ष 1983 में अंग्रेज पत्रकार यान जैक जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली खोजते मोतिहारी पहुंचे तो उनके साथ साथ दुनिया को भी इस जगह की अहमियत की जानकारी मिली। कुछ लोग पॉलिटिक्स किए कि ऑरवेल एक अंग्रेज है, तो अंग्रेज को प्रमोशन क्यों किया जाए, अंग्रेज को प्रमोट क्यों किया जाए, क्या लिख रहे हैं, उनका क्या लेखनी है, उससे किसी साहित्यकार को जज किया जाता है। जॉर्ज ऑरवेल वर्षों तक अपनी ही जन्मभूमि में अनजान रहे। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले भी इस अनदेखी से काफी आहत हैं। बापू की कर्मभूमि में, सत्याग्रह की भूमि में एक अंग्रेज साहित्यकार की जन्मभूमि को क्यों पॉपुलर किया जा रहा है, क्यों प्रमोट किया जा रहा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2012 में मोतिहारी दौरे में जॉर्ज ऑरवेल की जन्मस्थली को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने का आश्वासन दिया था। लेकिन हालात अब भी ज्यादा नहीं बदले हैं। इसका डेवलपमेंट के लिए अच्छा खासा फंड आया था, लेकिन बाद में उस समय हम लोग जॉर्ज ऑरवेल का जो आर्काइव है लंदन में, वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लोग नहीं देगा, लेकिन उसका छाया प्रति ला के यहाँ रखे और यहाँ पूरा उसका करे, सो दैट किसी को अगर ऑरवेल पर रिसर्च करना है तो वो यहाँ आके कर सकता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रेमचंद कहलाने वाले जॉर्ज ऑरवेल का जन्म 25 जून 1903 को हुआ। पिता रिचर्ड डब्ल्यू ब्लेयर बतौर अधिकारी यहाँ तैनात थे। ऑरवेल करीब 1 साल के थे जब उनकी मां उन्हें लेकर इंग्लैंड चली गई। फिर इंग्लैंड में ही जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी पढ़ाई की। 1922 में उन्होंने बर्मा से इंडियन इंपीरियल पुलिस की नौकरी शुरू की, लेकिन 1927 में नौकरी छोड़ दी और किताब लिखने का फैसला किया, जिसने खुल करके उसकी धज्जी उड़ाई, इंपीरियलिज्म का विरोध किया। वो बेसिक्स ऑफ कम्युनिज्म को भी एक तरह से सपोर्ट करते हैं। वो चाहते थे कि एक समाज ऐसा बने कि जिसमें इक्वालिटी हो, समानता हो। जॉर्ज ऑरवेल को गुजरे करीब 70 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तानाशाही पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने एनिमल फार्म और 1984 जैसी किताबें लिखी और उनकी दूरदर्शिता उनकी लेखनी में साफ नजर आती है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, मोतिहारी। Some writers are ahead of their times और ऐसे ही थे जॉर्ज ऑरवेल। उन्हीं की किताब में लिखी बातें आज चीन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगर कहा जाए कि ऑरवेल को पढ़ लीजिए तो चीन का कैरेक्टर आप समझ लेंगे, गलत नहीं होगा। देखिए, चीन की महत्वाकांक्षा और आक्रमणकारी नीतियां पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है और इस दौर में विश्व विख्यात लेखक जॉर्ज ऑरवेल को याद करना आज बहुत जरूरी है। वैसे तो जॉर्ज ऑरवेल ने कई किताबें लिखी हैं, लेकिन साल 1945 में उनकी किताब एनिमल फार्म प्रकाशित हुई और फिर कुछ सालों बाद 1948 में उनकी दूसरी किताब आई जिसका नाम था 1984। जी 1948 में किताब आई 1984। इन दोनों किताबों का जो निष्कर्ष है वो आज के चीन के चरित्र से बिल्कुल मेल खाता है। जी हाँ, जॉर्ज ऑरवेल ने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, वो एक लेखक थे।
लेकिन अपनी किताब के जरिए उन्होंने तानाशाही के चरित्र की ओर लोगों का ध्यान खींचा था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने आज उसी तानाशाही को पूरे तरीके से अपना लिया है। वहां ना लोगों की भावनाओं की कद्र है और ना ही लोगों को बोलने की आजादी है। और ये सब कुछ वैसा ही नजर आता है जिसका वर्णन जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब में किया था। अपनी किताब एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बात कहने के लिए मैनर फार्म नामक एक बाड़े की कल्पना की थी। इस बाड़े में बहुत सारे जानवर रहते हैं जो अपने मालिक मिस्टर जोन्स से नाखुश थे। मैनर फार्म में एक बूढ़ा सुअर भी रहता था जिसे वहां के जानवर मेजर कहकर बुलाते थे। एक दिन मेजर ने बाड़े के जानवरों को आजादी का सपना दिखाया और एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां सभी जानवर समान होंगे, उनके अधिकार समान होंगे। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में भी वहां के लोगों को ऐसा ही सपना दिखाकर उनके साथ छल किया गया था। वर्ष 1949 में माओ त्से-तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद तो रखी, चीन के लोगों में अच्छे भविष्य की उम्मीद जगा दी, लेकिन उनके शासनकाल में चीन ने सबसे बड़ी भुखमरी देखी। वर्ष 1955 में चीन में सामूहिक खेती सिस्टम लागू किया गया जिसमें जमीन पर निजी अधिकार को खत्म कर दिया गया। साल 1958 में माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड यानी कि लंबी छलांग की योजना शुरू की। इसका उद्देश्य चीन में तेजी से उद्योग धंधे शुरू करना था। लेकिन चीन की नीतियों को जानने वाले लोग ये दावा करते हैं कि इसकी वजह से चीन में बहुत ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी। शी जिनपिंग ने अपना नाम चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखवा लिया। अब इमेजिन कीजिए कि चाइना की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का नाम मेंशन हो गया कि इसकी जो फिलोसॉफिकल थॉट है हमारे देश की है। तो शी ने अपने को चाइना बना लिया और चाइना इज शी, ये माहौल कर दिया है। तो एनिमल फार्म जो किताब थी वो यही बताती थी, उसकी पूरी जो स्टोरी है कि शुरुआत में तो होता है कि हम सब बराबर हैं, डेमोक्रेसी का आइडिया, सोशलिज्म का आइडिया चला, सोशलिज्म सब बराबर है, मिल बांट के खाएंगे, एक साथ बनाएंगे, बांट के खाएंगे इत्यादि। पर जैसे जैसे प्रगति होती है, आगे जाता है मामला, एक तबका जो कि अपने को पावरफुल बनाता जाता है और अल्टीमेटली इतना पावरफुल अपने को बना लेता है कि वो फिर सबको नीचे अपने रौंद देता है। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी किताब एनिमल फार्म में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि एक दिन सभी जानवरों ने मिलकर मैनर फार्म के मालिक को भगा दिया और जानवरों में से ही 2 जानवरों ने बाड़े का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे वहां की सभी शक्तियां एक जानवर के पास आ गई। बहुत ध्यान से सुनिए, वहां की सभी शक्तियां एक जानवर के पास आ गई और उसने दूसरों के बोलने की आजादी पर रोक लगा दी। अब जरा सोचिए, जो हमने आपको बताया चीन के परिप्रेक्ष्य में उसे देखिए। शी जिनपिंग जो अपने आप को ना सिर्फ चीन का सुप्रीम लीडर बल्कि दुनिया का सुप्रीम लीडर साबित करना चाहते। ध्यान से सुनिए, कोरोना काल में वो जितना ज्यादा एग्रेशन, चाहे वो उनकी विस्तारवादी पॉलिसी हो या फिर उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी हो, जो जॉर्ज ऑरवेल जिस पावर की कंसंट्रेशन का जिक्र कर रहे हैं, ठीक वैसा ही आपको चीन में होता दिखाई दे रहा है। मतलब आज जो शी जिनपिंग को आप देख रहे हैं वो तो एनिमल फार्म किताब ने जॉर्ज ऑरवेल ने बहुत पहले लिख दिया था। आज जिस तरह का विस्तारवादी रवैया है, जिस तरह की तानाशाही शी जिनपिंग की आज देखने को मिल रही है, दुनिया का सुप्रीम लीडर बनने के तहत भूमाफिया चीन जिस तरह से नजर आ रहा है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली जो सोच है, ये सब तो एनिमल फार्म में बहुत पहले जॉर्ज ऑरवेल ने उस वक्त लिख दिया था। लेकिन बड़ी बात ये समझिए कि एक तरफ पावर यानी सत्ता राष्ट्रपति शी जिनपिंग आकर सिमट गई है, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, उनका विरोध नहीं कर सकता, अपनी बात नहीं रख सकता। सोशल मीडिया पर भी कोई भी शी जिनपिंग के कार्टून को शेयर नहीं कर सकता है। सत्ता में आने के साथ ही शी जिनपिंग ने अपने विरोधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सिविल सोसाइटी को दबाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि खुद को आजीवन राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए शी जिनपिंग ने चीन के संविधान को ही बदल दिया। शी जिनपिंग की तरह ही जॉर्ज ऑरवेल की किताब का किरदार भी अपनी मनमानी पर उतर आया था और तब वो उन जानवरों को मरवाने लगा जो उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। अब इस घटना की तुलना चीन के तियाननमेन चौक पर हुए नरसंहार, आपको याद होगा तियाननमेन चौक पर जो नरसंहार हुआ था, टैंकमैन की वो तस्वीर, जब चीन की सरकार ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर ही टैंक चढ़वा दिया था, तब भी चीन का वो रक्त चरित्र देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि चीन ने कभी भी मरने वालों का सही आंकड़ा पेश नहीं किया, जिसमें सत्ता अपने नागरिकों पर नजर रख दिया और उन्हें बुनियादी आजादी देने के पक्ष में भी नहीं है। 48 में लिखी गई किताब 1984 मतलब आगे की सोच।
एक बार फिर से हमारा सवाल आपसे यही कि क्या चीन के सामानों के बहिष्कार पर जी न्यूज की मुहिम के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता तो जल्दी से बता देते हैं। मेड इन इंडिया मुहिम हमने शुरू की है और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें 40 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स मिल चुके हैं। बिल्कुल, आप भी फोन उठाएं, मिस कॉल दीजिए अगर आप भी इस मुहिम के साथ हैं। हर मिनट 5000 से ज्यादा मिस कॉल आ रही है, जो कि मैक्सिमम है। और नंबर, अगर आप हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने मोबाइल को बनाइए अपना हथियार, मिस कॉल दीजिए 7834998998 पर। केंद्र सरकार ने रेलवे में निजीकरण की रफ्तार को तेज कर दिया है। देश के 109 रेलवे मार्गों पर 151 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 12 क्लस्टर में बांटा गया है। हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ शर्तें भी तय की हैं। ज्यादातर ट्रेन मेक इन इंडिया होनी चाहिए। ट्रेन के रखरखाव की जिम्मेदारी निजी ऑपरेटर्स की होगी। ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जिससे यात्रा में लगने वाला वक्त कम हो जाएगा। ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे। रेलवे में निजी कंपनियों का यह निवेश 35 साल के लिए होगा। रेलवे में यह निवेश करीब 30,000 करोड़ का होगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक निजी ट्रेन चलाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 95% ट्रेन हम भारतीय रेल चलाती रहेगी। जो 95% ट्रेन भारतीय रेल चलाती रहेगी, उसमें भी हम चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारी अपनी फैक्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज बनाएं, और जो हमारी 95% ट्रेन हम चला रहे हैं, उसमें भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कोचेज आए। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो सफर होगा उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी। यही सुनिश्चित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.